हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में, जो हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स की। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपको पार्शली, कुछ स्टैंडर्ड्स ये इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, कोई स्टैंडर्ड्स आपको सीए फाइनल में एप्लीकेबल है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होने वाले हैं। जो जिस प्रकार का आप काम करोगे, आइदर आप ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करोगे, या फिर आप एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करोगे, या फिर आप रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, या फिर आप अदर एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, किसी भी कैटेगरी की सर्विस आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हो, तो आपको एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स प्लस एसक्यूसी, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने वाले। तो इसी इंडस्ट्री की नीड को एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की नीड को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज सीए स्टूडेंट्स प्लस सीए प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है स्टैंडर्ड्स का, वो होता है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो इस डॉक्यूमेंट का स्टडी हमने शुरू किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 के बारे में। मित्रों, आपका टॉपिक नंबर 3 है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। यानी ये जो हमारा एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है प्रीफेस, इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में पैराग्राफ नंबर 5 में कुछ बातें आपके लिए कही गई है। पैराग्राफ नंबर 5 का टाइटल है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसमें कौन से की पॉइंट्स आप लोगों के लिए है आइडेंटिफाई किए हैं मैंने, वो पहले सबसे पहले देखते हैं। पैराग्राफ 5 की जब हम एक्चुअल बेयर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान में आने वाले। कौन से की पॉइंट्स है वो? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसमें हमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट, एडेप्टेबिलिटी एंड एग्जाम्पल। दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अथॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 1, द अथॉरिटी एंड स्कोप ऑफ एसए आर डिटेल्ड इन एसए 200, पर्पज ऑफ एसए 200, और उसके बाद की फोकस एरियाज ऑफ एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट एंड एग्जाम्पल। फिर तीसरा की पॉइंट हमारे ध्यान में आने वाला है की फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। द एसेज एंश्योर दैट द ऑडिट प्रोसेस अधेयर्स टू। ये चार चीज़ें फुलफिल होने चाहिए। जब भी आप कोई ऑडिट प्रोसेस इनिशिएट करोगे तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको परफॉर्म करना है, प्रोफेशनल जजमेंट आपके पास होना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। और इन चारों को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें की फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग समझ में आ जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब यहाँ पे हम बाकी के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। हम लोगों को क्या पता चला है मित्रों? हम लोगों को एक बात पता है कि कुल मिलाकर 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज SA, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, दैट इज SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, दैट इज SAE, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, दैट इज SRS। ऐसे 4 प्रकार के प्रोफेशनल सर्विसेज को एप्लीकेबल होने वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं। और एक स्टैंडर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसे कहा जाता है SQC। तो ये जो SQC होता है ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल सर्विसेज में अप्लाई होने वाले 4 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स में से केवल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ 5 में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो केवल एक प्रोफेशनल सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस फॉर ऑडिटर्स, एंड पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस फॉर स्टेक होल्डर्स। ऑडिटर के लिए क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है? गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशन, यानी ऑडिट की प्रोसीजर में वो हमें हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से?
ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है उसमें, एंड ग्लोबल कंपेरेबिलिटी। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कौन होगा, आपकी मैनेजमेंट, ओनर्स, दोज चार्ज विद गवर्नेंस और आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये होते हैं स्टेक होल्डर्स किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को क्यों चाहिए होती है, फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा रिलायबल होना चाहिए, और जो मैनेजमेंट जो काम करती है, जो प्रोसेसेस फॉलो करती है, जो डेटा जनरेट होता है, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिजनेस ऑपरेशंस प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस कंप्लीट अरीना में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ भी सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी शेडी ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड ग्लोबल कंपेरेबिलिटी। जैसे एक इन्वेस्टर जो है वो किसी एक कंपनी में अगर एमएनसी में इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसे तो वो 3-4 एमएनसी में इन्वेस्ट करे। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको बाकी देशों में जो फूड प्रोसेसिंग सिमिलर कंपनीज है उनका डेटा और इंडिया में जो कंपनी है उसका डेटा कंपेयर करते आना चाहिए। तो बेसिकली सिमिलर एंटिटीज का फाइनेंशियल डेटा हमें कंपेयर करते आना चाहिए। ये बेसिक नीड होती है स्टेक होल्डर्स की। तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है वो ये इंश्योर करता है कि भाई साहब जो ऑडिटर काम करेगा उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देंगे हम लोग, कंसिस्टेंट ऑडिटिंग प्रोसीजर्स वो फॉलो करेगा, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट तरीके से क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करेगा और अल्टीमेटली अपना ऑडिट ओपिनियन स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेगा। ये एंटायर सिनेरियो होता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपके 2 जगह पर होने वाला है, फॉर ऑडिटर्स एंड फॉर स्टेक होल्डर्स। और इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन यानी पैराग्राफ नंबर 5 जो है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हमें ऐसे 4 की पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ हमेशा की तरह, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाए। तो आ गए हैं हम मित्रों हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट है, जो फाउंडेशन में है, जो इंटरमीडिएट में है, जो फाइनल में है, आपको एक रियलिटी चेक में बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है इसे समझना, इसे अंडरस्टैंड करना अच्छे से। तो ध्यान से सुनो। क्या होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट देने के लिए, या फिर आप उसे डिग्री कहिए, सर्टिफिकेट कोर्स कहिए, ये प्रोवाइड करने के लिए 3 लेवल की एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, अलॉन्ग विथ आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, आपका जीएमसीएस का ट्रेनिंग, आपका आईटीटी का ट्रेनिंग, आपका ओरिएंटेशन स्किल्स का ट्रेनिंग, और अगर आईसीआई को कुछ एक्स्ट्रा अगर लगे तो वो और ट्रेनिंग्स इंक्लूड कर सकता है, ताकि आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज भी बने, आपका एकेडमिक एक्सपर्टीज भी बने और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल प्रोफेशनल को ग्रूम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम में इतने सारे लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इनके लिए जो स्टडी मटेरियल यूज होता है वो केवल और केवल लिमिटेड होता है आपके एग्जाम्स तक। वो स्टडी मटेरियल कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशनल होता है वो अपने प्रैक्टिस में कभी भी सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होता है उसे रेफर नहीं करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल हमेशा बेयर टेक्स्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट को, ओरिजिनल स्टैट्यूट को रेफर करता है और उसके इंटरप्रिटेशंस को रेफर करके अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री में प्रोवाइड करता है वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर नहीं करेगा, वो ओरिजिनल एक्ट रेफर करेगा, क्योंकि वहां पे आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, आज यानी एकदम करंट इंफॉर्मेशन आपको बेयर एक्ट में, बेयर टेक्स्ट में ही मिलने वाली है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आपको हमेशा आदत होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, अगर आप एक सीरियस प्रोफेशनल बनना चाहते हो, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अभी से इसी समय से, ये स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, अभी से इसी समय से अपना इंटरेस्टेड एरिया ढूंढो। आपको डायरेक्ट टैक्सेस में इंटरेस्ट है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंटरेस्ट है, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आपको उस तरीके से खुद को ग्रूम करना पड़ेगा किस एरिया में आपको काम करना है। क्या या फिर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड आपको
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको जो है एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। डायरेक्ट टैक्स का रेजिम भी बहुत बड़ा रेजिम है। उसमें स्पेसिफिकली आपको कंप्लायंस में जाना है, या फिर आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जाना है, या फिर आपको केवल सैलरी वाले पोर्शन सेक्शंस का एक्सपर्टीज़ हासिल करना है, या फिर आपको केवल और केवल बिजनेस एंड प्रोफेशंस के सेक्शंस का एक्सपर्टीज़ हासिल करना है। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ोगे, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ समय बिताओगे और ओरिजिनल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की स्किल आप डेवलप करोगे। इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज़ यही होती है। बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट के साथ आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करने के लिए आपको केस लॉस पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो अलॉन्ग विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स आपको धीरे धीरे आर्टिकलशिप के दौरान और बाकी सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम क्लियर करोगे, या फिर अगर आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम क्लियर नहीं होती है, किसी कारणवश ज़्यादा अटेम्प्ट लग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या करोगे, जॉब के लिए जाओगे। दोनों सिनेरियो में जो सीए बन जाते हैं मेजरली वो भी जॉब के लिए जाते हैं शुरुआत में, और जो जिन्हें अटेम्प्ट ज़्यादा लग रहे हैं, जो क्लियर नहीं कर पा रहे, वो भी करियर सेट करने के लिए अपने जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इंटरव्यू देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट इंटरव्यू में आपके 1, 2 या 3 राउंड्स होंगे। पहला जनरल राउंड होगा, दूसरा टेक्निकल राउंड होगा, और अगर आपका और फिल्ट्रेशन होता है, अगर आपको फाइनलाइज करना है किसी कंपनी को एज अ सीरियस कैंडिडेट टू हायर यू, तो आपका और एक अच्छा खासा इंटरव्यू का राउंड होने वाला है। तो ऐसे राउंड्स में आपका जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसे टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट अगर आपको अच्छा खासा पैसा देके, पैकेज देके जॉब पे रखेगा, तो वो सर्टन एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आपसे क्या प्रोफेशनल सर्विसेज उसको चाहिए, आपके पास कौन सा नॉलेज बेस होना चाहिए। तो सारे डिस्कशन का, इन सारे पॉइंट्स का बताने का मेरा आपको सचेत करने का बस एक ही उद्देश्य है कि भाई साहब आप लोगों को अभी से, आज के इसी समय से बेयर टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है उनको तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन थोड़ी नज़र आपकी एक एक दो दो पेजेस रोज के जो है ओरिजिनल एक्ट को पढ़ो, इंटरप्रिटेशंस देखो। आपको रिसोर्सेस अपने अभी से कलेक्टिवली एक जगह पर रखने पड़ेंगे, ताकि जब आप एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाओ, एक इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप सॉर्टेड होने चाहिए कि आपके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उस हिसाब से फिर आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। और इसीलिए, इसी कारणवश मैं हमेशा अपने वीडियो सीरीज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, ये जो प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट, टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, इन सबको कलेक्टिवली एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इसीलिए मैं हर बार प्रीफेस टू, ये पूरा नाम पढ़ने से अच्छा मैं रेफरेंस के लिए बस ये कहता हूँ कि प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो हम लोग टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो कंटेंट है उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में कुछ जानकारी दी है प्रीफेस में, वो आपका पैराग्राफ नंबर 5 में है। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में। देखो, दिस इज टॉपिक नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 5। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। ये इंफॉर्मेशन हम बेयर ओरिजिनल एक्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके की पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको ओवरव्यू दे दिया है, एंड हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसका डिस्कस करेंगे। चलो, पहुंच गए हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 वाले कंटेंट में। मित्रों, पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो कलेक्टिवली, टोटलिटी में डिस्कशन करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हमें क्या बताती है, पैराग्राफ नंबर 5 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं SA, रेफर टू इन पैराग्राफ 3A अबाउ। पैराग्राफ 3 कौन सा है भाई, देख लो। पैराग्राफ 3 कहाँ पे आपका, पैराग्राफ 3A अबाउ, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमने चेक कर लिया, ठीक है भाई साहब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The standards on auditing, that is SAs, referred to in paragraph 3A above, are formulated in the context of an audit of financial statements by an independent auditor.
प्राइमरी पर्पस क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फ्रेम करने के लिए? प्राइमरी पर्पस, तो मेन पर्पस है उसका भाई साहब, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैसिलिटेशन करे, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करे, किस व्यक्ति को? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को। The standards on auditing referred to in paragraph 3A above are formulated in the context of an audit of financial statements by an independent auditor. Financial statements का मतलब क्या होता है? उसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? उसमें आता है आपका P&L, उसमें आती है आपकी बैलेंस शीट, उसमें आते हैं आपके शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर की कोई रिपोर्ट होगी वो। तो ये इतने कंपोनेंट्स आपके सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। They are adopted as necessary in the circumstances when applied to audits of other historical financial information. The authority of essays is set out in essay 200। यानी तीन चीजें यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसमें प्राइमरी पर्पस बताया गया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का प्राइमरी पर्पस होता है जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा वहां पे स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस हमें ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है या फिर किसी स्पेसिफिक पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम केवल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी हम अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कोई स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए भी अगर आप अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए कुछ काम करने वाले हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो गाइडेंस आपको दिया गया है रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस, रिगार्डिंग सारा का सारा काम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आपकी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जो गाइडेंस आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दिया है वो स्पेसिफिकली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम करते हो या फिर ऑडिट करते हो तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो बातें बताई गई है वो आपके स्पेसिफिक प्रोफेशनल एंगेजमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, इंटरप्रेट करके प्रॉपरली अप्लाई करिए। और जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसकी अथॉरिटी और स्कोप हमें कहाँ पे बताया गया है? ऐसे 200 में। फुटनोट नंबर 2 हमें क्या बताती है? ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेसिकली ऐसे 200 का फुल टाइटल है ये। तो तीन बातें हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में बेयर टेक्स्ट से पता चली। अब हम चलते हैं उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं रिगार्डिंग पैराग्राफ नंबर 5। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर a crucial part of the engagement standards developed by the Auditing and Assurance Standards Board। क्या कहा गया यहाँ पर? ऐसे जो होते हैं यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर अ वेरी वेरी क्रूशल पार्ट of the engagement standards developed by the Auditing and Assurance Standard Board under the authority of the ICAI काउंसिल। 4 प्रकार के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, रिव्यू एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड, एश्योरेंस एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड, रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उनमें से जो ऐसे होते हैं दे आर अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ICAI काउंसिल। ये एक इंट्रोडक्टरी फैक्ट मैंने आपको बता दिया। These standards serve as the foundation for ensuring quality and uniformity in the audit of financial statements in India। Standards on auditing कहाँ पे applicable होंगे? Within the territory of India। और ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो क्या इंश्योर करते हैं? वो एक ऑडिटर की जो प्रोफेशनल सर्विस होती है उस सर्विस की क्वालिटी इंश्योर करती है और सर्विस में यूनिफॉर्मिटी हो ये इंश्योर करती है। जहाँ पर भी हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं, वहाँ पर जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा एक पीरियड का डेटा दूसरे पीरियड से कंपेरेबल होता है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हो वो भी कंसिस्टेंट हो, वो भी यूनिफॉर्म हो, हमारी ऑडिटिंग पॉलिसीज़ जो हो, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो भी कंसिस्टेंट हो, वो भी यूनिफॉर्म हो। लेकिन वो
हमारी जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस होती है या फिर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होती है वो हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है एज पर द स्पेसिफिक ऑडिटिंग एंगेजमेंट। जिस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर हमारा है, जो स्कोप ऑफ प्रोफेशनल सर्विस हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किया गया है, उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। और इन टोटल कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी स्टैंडर्ड का? टू इंश्योर क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ मित्रों? यहाँ पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दैट इज एसएज आर अ वेरी वेरी क्रूशल एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ICAI काउंसिल. These standards serve as the foundation for ensuring quality and uniformity in the audit of financial statements in India. दूसरा पॉइंट, key concepts of standards on auditing that is SA. Key concepts of standards on auditing. Point number 1, कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन. प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का? द एसेज आर प्राइमरीली डिजाइन टू गाइड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मेन फोकस होता है भाई साहब जो हमारे ऑडिटर साहब हैं उनको अपने ऑडिटिंग एंगेजमेंट को सही तरीके से कंडक्ट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करो. पॉइंट नंबर 2, adaptability. When auditing other forms of historical financial information, example segment wise financial data और stand alone reports, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर कोई अलग रिपोर्ट अगर आप ऑडिट करने वाले हो तो ऐसे केसेस में these स्टैंडर्ड्स कैन बी एडेप्टेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट. तो वहाँ पर भी ऐसे ऑडिट आप अगर आप ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर आप ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना करते हुए किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्ट का कर रहे हो तो ऐसे केसेस में भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वहाँ पर आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऑडिटिंग की ही है. Adaptability. When auditing other forms of historical financial information, example segment-wise financial data or stand-alone reports, these standards can be adapted based on the specific circumstances of the engagement. यानी प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया भाई साहब? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेस को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कोई ऑडिट का काम अगर हमें मिलता है तो हमें एसेस को उस एंगेजमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेना पड़ेगा. एग्जाम्पल, एन ऑडिटर following essays during the statutory audit of a company's financial statements would adopt the same standards to audit a consolidated financial statement considering the differences in the scope and complexity. बात समझ में आ गई आपको? अगर आप किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप साइमल्टेनियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट कर रहे हो तो आपको एसेस जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेने यानी उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन. तो 3 बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली. पहला प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एडेप्टेबिलिटी और तीसरा एग्जाम्पल. ठीक है. फिर पॉइंट नंबर 2, अथॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. द अथॉरिटी एंड स्कोप ऑफ द एसेज आर डिटेल्ड इन एसे 200. सबसे मेन हमारा एसे 200 है, बहुत बड़ा है एसे 200 और वहाँ पे सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर मेंशन की गई है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऐसे 200 का टाइटल है भाई साहब ये. तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अथॉरिटी है एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का स्कोप, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपकी मेंशन की गई है ऐसे 200 में. पॉइंट नंबर 2, purpose of SA 200. It establishes the foundation for understanding the objectives of an auditor, emphasizing compliance with SAs to ensure high quality audits. तो यहाँ पर SA 200 का पर्पस क्या है मित्रों? सबसे पहले तो आपको ऑडिटर साहब के ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स समझने पड़ेंगे, और दूसरा हाई क्वालिटी ऑडिट यानी जो प्रोफेशनल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो ऑडिट ओपिनियन आप जनरेट करोगे, उस ऑडिट ओपिनियन को जनरेट करने के लिए जो ऑडिटिंग की प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे, कंडक्ट करोगे, वो हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 3, की फोकस एरियाज ऑफ SA 200.
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन, तो ऐसे 200 के की फोकस एरिया कौन से हैं? दो की फोकस एरियाज है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट. Overall objectives of an auditor: to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. ऑडिटर का कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई साहब? रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करो यानी ऑब्टेन करो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रीजनेबल एश्योरेंस आप जनरेट कैसे कर पाओगे? जब आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे. पॉइंट नंबर बी, कंडक्ट ऑफ ऑडिट: to ensure that audits are performed in line with ethical requirements and technical guidelines of essays. जब आप ऑडिट को कंडक्ट करोगे तो ऐसे 200 क्या कहता है? To ensure that audits are performed in line with ethical requirements and technical guidelines of essays. एथिकल गाइडलाइंस यानी कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ICAI ने इशू करके रखा है, प्लस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में से जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आपको अप्लाई होगा, इन दिस केस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स यानी एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल गाइडलाइंस ऑफ एसेस, ये दोनों को मानते हुए, इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको ऑडिट को कंडक्ट करना पड़ेगा. तो ये कोर फोकस होता है ऐसे 200 का. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए. ड्यूरिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट एसे 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इवेल्युएट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस दोज रिस्क. यानी यहाँ पर ऐसे 200 क्या कहता है कि भाई साहब जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे तो आपको क्या करना है? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इवैल्यूएशन करना है. इवैल्यूएशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई साहब रिस्की एरिया कौन सा है जहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है. ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करो और ये जानने की कोशिश करो कि वहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? डिसाइड ऑन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लेके आने के लिए आपको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसके बारे में अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो है वो दो एंटिटीज पर होने वाला है. पहला ऑडिटर्स और दूसरा होता है स्टेक होल्डर्स. क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इनके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्या प्रैक्टिकल इंपैक्ट पड़ने वाला है? गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी. तो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है इसमें इतना सारा नॉलेजेबल मटेरियल है, इतना ज़्यादा टेक्निकल मटेरियल है, तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल, एकेडमिक मटेरियल एक ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करने के लिए गाइडेंस देता है और ऑडिट प्रोसीजर्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है. फॉर ऑडिटर्स व्हाट आर द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ एसएस? गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी. प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग ऑडिट्स एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट एंगेजमेंट्स. यानी आप जितने भी ऑडिटिंग के एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट करने वाले हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें एक सर्टन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अब ऑडिटिंग में क्या कंसिस्टेंसी होगी? तो आपको कंसिस्टेंटली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की प्रोविजंस एंड जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है आपका उसको फॉलो करना है. उसी के साथ साथ आपको आपके ऑडिट के जो वर्किंग पेपर्स है उन वर्किंग पेपर्स को भी जनरेट करना है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. ऑडिट वर्किंग पेपर आप जनरेट करोगे, उसी के साथ साथ जितने भी असर्शंस होते हैं इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको गैदर करना है. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब आप गैदर करोगे तब आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा. किस बारे में? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और तीसरी बात, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी. ये सारी चीजें जब आप एसेस में बताई गई बातें कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तब जाके आप ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको फुलफिल कर पाओगे और अल्टीमेटली आपकी ऑडिट की जो प्रोफेशनल सर्विस है उसकी क्वालिटी एनहांस होगी. तो आपको जो क्वालिटी वर्क है उस क्वालिटी वर्क की कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द एसेस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी.
पॉइंट नंबर 2, कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस helps auditors meet the legal and regulatory requirements applicable to audit engagements. आपकी जो ऑडिट एंगेजमेंट है, हो सकता है कि ऑडिटर के ऊपर किसी स्टैट्यूट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। इन जनरल क्या होता है, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उसमें कुछ सर्टन एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां ऑडिटर के ऊपर दी जाती है, तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी एज एन ऑडिटर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगी कि एक ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे क्या एक्सपेक्टेड सर्विसेज, उससे कौन सी सर्विसेज एक्सपेक्टेड है, और उसके काम का स्कोप क्या है, कहाँ तक उसको कितने डिटेल में उसको काम करना है, और उसको रिपोर्ट किस तरीके की प्रोवाइड करनी है। ये सारे जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं ये एकदम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, एंगेजमेंट लेटर में लिखे हुए रहेंगे। देन स्टेक होल्डर्स के लिए क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का? फॉर स्टेक होल्डर्स, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। जब कोई भी ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए, दैट मीन्स एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, और उसी के साथ साथ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए काम करता है, तब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके मन में सर्टन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है कि हाँ भाई साहब, एकदम क्वालिटी का काम हो रहा है, और क्वालिटी जो एकदम लीगली काम हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एक इनहेरेंट ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जो ऑडिटर का ओपिनियन रहेगा वो भी जेन्युइन रहेगा। Trust and transparency builds confidence among stakeholders by ensuring financial statements are reliable and free from material misstatements. Global comparability aligns Indian auditing practices with international standards, प्रोमोटिंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस। यानी हमारी जो एमएनसीज होती है, हमारी जो एंटिटीज़ होती है, जो कमर्शियल, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है, जो कमर्शियल या नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है, तो हमारे इंटरनल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्लोबल लेवल पे भी एक्सेप्टेंस मिलेगा। कब? जब एक ऑडिटर सही तरीके से सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। तो यहां तक हमारा कोर डिस्कशन हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में, जो मेंशन किया गया है प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, उसके पैराग्राफ नंबर 5 में। अब ये कंप्लीट डिस्कशन का कंक्लूजन, एक फाइनल समरी क्या होगी, तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्ले अ पिवोटल रोल in maintaining the integrity, reliability and transparency of financial statements audited in India। तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। कौन से है वो? इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। The standards on auditing play a pivotal role in maintaining the integrity, reliability and transparency of financial statements audited in India. By setting a clear framework and defining the auditor's responsibilities, these standards ensure that audits are conducted professionally and ethically, thereby safeguarding the interest of various stakeholders। अब देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बेसिकली ऑडिट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो दो बातें, जो हमारी एंटिटी होती है, आइदर वो कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करेगी या फिर वो नॉन कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करेगी। दोनों केसेस में फाइनेंशियल डेटा जनरेट हो रहा है, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में भी और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। दोनों केसेस में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो हो रहा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो रहा है। दोनों केसेस में आपके कमर्शियल ट्रांजैक्शन में इनकम जनरेट होगा, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में सरप्लस जनरेट होगा। ठीक है, तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से आपका डिवीजन रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, तो जो इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स होते हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? जो बिजनेस एंटिटी है वो, दूसरा गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, और तीसरा सोसाइटी एट लार्ज, जिसमें सारे लोग होते हैं, जैसे नॉर्मल पब्लिक भी हो गई, उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स भी हो गए, तो और सप्लायर्स भी हो गए, क्रेडिटर्स भी हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो गए। तो इन तीन कैटेगरीज से मिलकर हमारी इकोनॉमी ऑडिट के भाषा में तीन स्टेक होल्डर्स हमारे ब्रॉड कैटेगरी में होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई साहब, जो इन्वेस्टर होता है वो डेली बेसिस पे बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो केवल पैसा प्रोवाइड करता है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के माध्यम से या फिर डिबेंचर्स के माध्यम से कैपिटल प्रोवाइड करता है जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को, यानी ओनर, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वालों को। और वो लोग क्या करते हैं? डेली बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है। पैसा शेयर होल्डर्स का है, लेकिन बिजनेस को
मैनेज करने वाला प्रोफेशनल मैनेजमेंट अलग है। तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि इन्वेस्टर रोज कंपनी में नहीं जा सकता है, और जो मैनेजमेंट है वो उनके लिए भी वो सही है कि अगर रोज 10 15 20 हज़ार शेयर होल्डर अगर आपके कंपनी के, उसमें से बहुत सारे 100 150 भी लोग आके ऑफिस में बोलने लगे कि हमको दिखाओ क्या काम हो रहा है, हमारा पैसा लगा, तो क्या होगा, डेली बिजनेस ऑपरेशंस डिसरप्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि ये लोगों ने क्या कहा कि भाई साहब आप डेली बिजनेस बिजनेस संभालने के लिए मत आइए, आप हम पर विश्वास रखिए। हम एक काम करते हैं, हम जो साल भर में काम करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, आपको मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, 6 मंथली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स प्लस बिजनेस एंटिटी दोनों कंसेंट, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को हायर करेंगे, उसे कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है, उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम हायर करेंगे। आप एक काम करना, वो न्यूट्रल व्यक्ति रहेगा, बाहरी व्यक्ति रहेगा, तो उसका ना आपके लिए कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, ना मैनेजमेंट के लिए कोई इंटरेस्टेड पार्टी है। वो एक न्यूट्रल पर्सन है। वो आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट हम सब के लिए बना के प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केसेस में मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज तीनों को वो सेम रिपोर्ट सर्कुलेट की जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाता है तो वो एंश्योर करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या एंश्योर करते हैं कि ऑडिट्स आर कंडक्टेड प्रोफेशनली एंड एथिकली एंड देयर बाय सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। यानी 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे, मैनेजमेंट, ओनर, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो मोटा मोटी इन सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए। वो रोबस्ट मैकेनिज्म डेवलप होता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की मदद से। और इसीलिए जो भी व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल करता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसे ICAI के सारे प्रोनाउंसमेंट जो है उन्हें मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। उन्हीं प्रोनाउंसमेंट्स का एक हिस्सा होता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन रिगार्डिंग पैराग्राफ नंबर 5, standards on auditing, which is mentioned in the preface to the engagement and quality control standards. I hope कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ गई विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीफेस में जितना मटेरियल दिया है वही हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 6, जो बात करता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, जो SQC के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में उसे जानते हैं वो। ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी SQC जो है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।